नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हैजा का प्रकोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 IIT दिल्ली के ऐतिहासिक छलांग। जम्मू में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा आयोजित आत्मरक्षा शिविर में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। तो खबरें विस्तार से। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हैजा का प्रकोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। भुवनेश्वर से बड़ी खबर। ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। गोपालपुर गैंगरेप मामले को लेकर ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा है कि ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध महामारी की तरह फैल गए। आए दिन बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार मौन बनी हुई है। उन्होंने न केवल महिला सुरक्षा बल्कि राज्य में हैजे के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंता जताई है। दास ने आगे कहा है कि हैजा इस समय 11 जिलों में फैल चुका है। अब तक 2000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 17 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। आज एपिडेमिक की तरह एक महामारी महिलाओं के प्रति असम्मान, दुर्व्यवहार, रेप, गैंगरेप लगातार बढ़ता जा रहा है उड़ीसा में। और अभी निकट में 4-5 दिन में मुख्यमंत्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी चंदनपुर जो है केवंझर जिले में, पुरी में एक होटल में 3 लोग एक महिला को बलात्कार किए हैं। बारीपदा में एक महिला को घर से उठा के ले गए रात के 3 बजे और उसको बलात्कार किए हैं। और गोपालपुर में एक छात्री के प्रति 10 लोग बलात्कार किए हैं। जो सनसनी हुआ है पूरे देश भर में, पूरे विश्व में उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ है। हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी इस पर सवाल उठाया है। और दूसरी तरफ महामारी जो है कोलेरा इतना जोर से स्प्रेड कर चुका है, 11 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड कर चुका है। 2000 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और 17 से ज्यादा मौत हो चुका है। उस पर रोकने का नाम नहीं ले रहा है। स्वच्छ पानी पीने का सेफ ड्रिंकिंग वाटर आज तक उपलब्ध नहीं है। जिन एरिया में एपिडेमिक हो रहा है उसमें व्यापक का जो पॉल्यूशन उसका मुख्य कारण है। कंटामिनेटेड वाटर, आप अनुगुल देखिए, तालचेर देखिए, भद्रक, केवंझर देखिए, और जो कोयले का खदान का एरिया का है, बॉक्साइट का खदान का एरिया का है, जितना एरिया में खनिज संपदा का उत्तोलन हो रहा है और पावर प्लांट वगैरह सारी बैठा है। जैसे कलिंग नगर एरिया में एक जगह में 20 प्लांट 30 प्लांट बैठेगा और मैसिव स्केल में कोयले का ऑपरेशन, ये सारा ऑपरेशन में एयर पोल्यूशन भी है और कंटामिनेटेड वाटर जो ड्रेनेज के चलते जाके नदी में मिल रहा है, कुएं में मिल रहा है, तालाब में मिल रहा है, जिसके कारण बारिश में जो स्प्रेड हुआ है इससे पानी के कारण कोलेरा स्प्रेड कर रहा है और उसमें खाना भी जो खाद्यान्न भी है वो पोल्यूटेड हो रहा है और भारी संख्या में लोग आक्रांत हो रहे हैं। 17 लोग मर चुके हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना उस पर ध्यान दे रहा है, ना जो महिलाओं के प्रति दुष्कर्म हो रहा है उस पर ध्यान दे रहा है। उल्टा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में इतना पुलिस फोर्स डिप्यूटेड नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। 133 प्लाटून पुलिस फोर्स, 16 DCP, SP रैंक के 16 ऑफिसर, 33 से एडिशनल DCP और 93 SP और 100 इंस्पेक्टर और 450 सब इंस्पेक्टर, पूरा राज्य का पुलिस वाहिनी को राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कल के लिए यहां लाया। हमारा केवल इतना अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, आए, हम उनका प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। उनको अगर आए सभा करें, जो बोलना है बोले, लेकिन एक पीड़िता जिसको दुष्कर्म हुआ है गोपालपुर को विजिट करें या मुख्यमंत्री की जगह केवंझर को विजिट करें, 2 मिनट के लिए भी उनके एक परिवार का घर जाए। और दूसरा, हैजा में कोलेरा में जो लोग मरे हैं उसमें से एक परिवार को जाजपुर में विजिट करें, तो उससे कम से कम समझेंगे कि किस तरह से इस इशू को, महामारी को अटेंशन देने का आवश्यकता है, उसका निराकरण का आवश्यकता है, इस बात को समझेंगे। यही हमारा मांग है। बढ़ती है अगली खबर की ओर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 IIT दिल्ली की ऐतिहासिक छलांग।
गोवा से एक बड़ी खबर शिक्षा संबंधी खबर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली ने बीते 2 वर्षों में अपनी रैंकिंग में 70 से अधिक स्थानों का सुधार करते हुए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। आईआईटी दिल्ली अब वैश्विक नेताओं में शामिल है। नियोक्ता प्रतिष्ठा और संकेतकों में बेहतरी के चलते इसकी रैंकिंग में जबरदस्त छलांग आया है। यह भारत के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों की तुलना में 390% की वृद्धि देखी गई है। वही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को बधाई, जो भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रही है। So QS releases 2026 World University rankings today, and this is another historic moment for India because we've seen a 390% growth in India compared to the last 10 years, which is definitely kudos to the Narendra Modi government, which is positioning India as a global leader. And one of the global leaders is IIT Delhi, which has improved its position by over 70 places in the last 2 years, which is of course due to its improvement of employer reputation and the citation indicator. Positioning IIT Delhi with such kind of a results truly makes India a Vishwa Guru, and of course a step forward to becoming a global leader in science, technology and higher education. So upcoming 2026, how increase on this QS? Well, the ranking will be released next year after this, and we will continue to see Indian institutions improve further. This year we have 54 Indian universities represented, which is the largest number of new institutions which have made it across the world. India leads in that, besides having the most improved status across the G20 countries. So the next year, which will release the 2027 ranking, we hope to see even better improvement of Indian universities as they improve on the world stage. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा आयोजित आत्मरक्षा शिविर में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षित बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा जम्मू में 15 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया है। शिविर का उद्देश्य नारी शक्ति को सशक्त बनाना और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में अपने बचाव के लिए तैयार करना है। शिविर में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी ने कहा है कि यह प्रशिक्षण हमें आत्मविश्वास देता है। अब हम खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिविर में महिलाओं को कराटे, जूडो, बेसिक सेल्फ डिफेंस तकनीक और मानसिक रूप से मजबूत करने के विभिन्न अभ्यास सिखाए जा रहे हैं। ये बात पहले आनी चाहिए। प्रथम बार शुरू में करेंगे ना। कहाँ से मारना है सभी को? पीछे से। यहाँ से बाहर आएगा और बैंड होना है, पूरा सीधा होना है। दीदी भी साथ साथ करो। 1 2 मार के वापस 5 6 7 8 9 10 आवाज नहीं आ रही सभी की। 13 14 15 5 ये थी बैक पोजीशन। कोई सीधी नहीं रखेगा, सब सभी की कोनी होगी। क्रमशः में करती हूँ। क्रमशः 1 सीधे में आओ, जल्दी से सीधा है। कुंभवार करो। 1 2 3 4 5 6
हाँ जी, हाँ जी, शिरोवार करो एक शिरो मार के ऐसे हो गए ना। ये हमारा आपका नाम कहाँ है? मारा नहीं अभी तक बात मार के चलाओ। अब बिल्कुल हंसी जाने बंद कर दो। शादी हो गई। बढ़ती है अगली खबर की ओर। गोपालपुर गैंगरेप मामला, भाजपा महिला मोर्चा का बीजद सरकार पर गंभीर आरोप। ओडिशा के गोपालपुर में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मामले में ओडिशा भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष ऐश्वर्या बिस्वाल ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल पर गंभीर आरोप लगाए। बिस्वाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जो लगातार वृद्धि हो रही है वह बीजेपी के शासनकाल के दौरान ही हुई।
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद बीजेपी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी गोपालपुर की घटना की निंदा की है और यह भी आश्वासन दिया है कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। हम इस बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, अब समय है कार्रवाई का। देखिए, 24 साल के अंदर महिलाओं के प्रति जो हिंसा, महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म वो बढ़े हैं उड़ीसा में, तो केवल बीजू जनता दल के शासन में बढ़े हैं। दीर्घ 24 वर्ष शासन के बाद भी महिलाओं को उनके शासन में न्याय नहीं मिला। अब ममिता का केस देख लीजिए, ममिता का केस तो कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन नहीं किया तब तक सब चुप बैठे थे। परी के केस को देख लीजिए, परी के केस में भी बीजू जनता दल डायरेक्टली ने कुछ नहीं किया जब तक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने अपना स्वर नहीं उठाया उनके बीजू जनता दल के विरुद्ध या परी के सपक्ष में। तो एक एक्शन लेने के लिए जिस दल को विपक्ष की जरूरत होती है, वो आज पूछेंगे कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, कहाँ थे वो। और सबसे दुख की बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ी है बीजू जनता दल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान, उनके गवर्नेंस के दौरान, उसमें बीजू जनता दल के नेता, मंत्री, विधायक, बहुत लोग उनमें से डायरेक्टली संपृक्ति उनकी थी वहां पे। जैसे ममिता का केस देख लीजिए, तो तब कहाँ थे? तब तो जो मंत्री बैठे थे उनको पदवी से भी नहीं निकाला। केवल बीजू जनता दल का रवैया के कारण जो कन्विक्शन रेट था, जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती थी 9.2%, केवल उन लोगों को सजा मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो इतने दिन का जो दुष्कर्म जो कुछ हुआ नहीं, उसके साथ लड़कर महिलाओं को इंसाफ दे रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो गोपालपुर का जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको विवश निंदा करते हैं। केवल निंदा ही नहीं, उसके जो लोग एक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वो दुष्कर्म किए हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। और 24 घंटे के अंदर जो 10 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो ये है एक्शन मोड में काम करना, इसी को कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने सहानुभूति जताई है और केवल सहानुभूति ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम लिया जाएगा और कठोर जो दंड विधान है उसकी भी प्रक्रिया रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी, उसकी भी प्रतिश्रुति उन्होंने दी है। कांग्रेस पार्टी जो कि बरसाती मेंढक की तरह निकल आती है जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है, वही वो पार्टी है ना जो अंजना मिश्र को सालों साल जो दुष्कर्म हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी थी, उनको न्याय नहीं दे पाई। छवि रानी हत्या केस में वही कांग्रेस पार्टी थी ना जो गवर्नेंस में थी, जो सरकार में थी ओडिशा में। और ये वही सरकार है जो आपातकाल परिस्थिति या इमरजेंसी 50 साल पहले लाई थी। वो दल क्या प्रश्न पूछेगा जिनके खुद ही नेता एक्यूज्ड है महिला एट्रोसिटी केसेस में। बढ़ती है अगली खबर की ओर। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की टोनी ब्लेयर से मुलाकात। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बुधवार 19 जून को यूनाइटेड किंगडम के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। यह मुलाकात राजधानी दिल्ली में हुई, जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न विकासात्मक विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को रेखांकित करते हुए तेलंगाना राइजिंग 2047 नामक दस्तावेज टोनी ब्लेयर को भेंट किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार यह दस्तावेज तेलंगाना को वर्ष 2047 तक एक विकसित और समावेशी राज्य बनाने की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल गवर्नेंस और वैश्विक भागीदारी जैसे मुद्दे भी शामिल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप को लेकर किया बयान। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि अगर आप सच में हरियाणा की जज्बा देखना चाहते हैं तो वह यहाँ साफ नजर आ रहा है। खेल की तेजी से प्रगति हो रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दिन हम
ओलंपिक्स में भी चमकेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि यह समय खेलों में निरंतर मेहनत और समर्पण का है, जिससे भारत और हरियाणा दोनों की शान बढ़ेगी। सांसद ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और देश का नाम विश्व मंच पर गर्व से चमकाने का संदेश भी दिया। सही मायने में हरियाणा का रूप अगर देखना है तो चाहे बाहर से बहुत प्रदेशों से, हर प्रदेश से बच्चा आया है और मैं माननीय मेजर सतपाल जी को बहुत बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन और जिस प्रकार की शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 4 साल हुए इनको इस एसोसिएशन को देखते हुए, और मैं दावे से कह सकता हूँ जिस प्रकार ये गेम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, हम एक दिन न एक दिन ओलंपिक में भी छा जाएंगे। देखिए, एजुकेशन, हेल्थ दूसरा काम अलग चीज़ है और हम सारा काम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और जो बच्चा हेल्थ के तौर पर सही होगा वही एजुकेशन में भी आगे जाएगा, वही दूसरे कामों में भी जाएगा। तो आज ये वक्त है, मौका है कि हम इन गेमों को ईमानदारी से प्रमोट करें। केंद्र और प्रांत सरकार का भी फर्ज बनता है, खेल विभाग केंद्र का हो, प्रांत का हो, वो एसोसिएशनों के मार्फत इनसे मिल मिला करके और स्टेट और सेंटर बड़े स्तर पर मदद करे। सरकार की बजाय बच्चों को जो खेल है उस खिलाड़ी को देश अपना माने, सरकार अपना माने ये जरूरी नहीं है। ये देश की संपत्ति है। जब तक देश ईमानदारी से प्रमोट नहीं करेगा तो फिर हम जब तालिका देखते हैं तो ओलंपिक में छोटे छोटे देश हमारे से ऊपर आ जाते हैं। बच्चों के हौसलों को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है, अगर यही रफ्तार रही तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर टीम मेघालय और छत्तीसगढ़ की टीम कोचिंग और बक्सर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। कर्नल मनु, मेजर सतपाल सिंह जी और बक्सर अर्चना वाणी, अतुल कुमार, मेजर सतपाल सिंह जी काइंडली प्रेजेंट to our chief guest, Mr. Dharamveer Singh जी। हमारे आज के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। He is also president of Swimming Association of India. Sir, Satish Tarani ji, Mr. Anil Kumar, please come today. Mr. Atul Kumar. Now I am requesting once again on behalf of the Confederation of India and I would like to thank you to our chief guest. Thank you so much, sir. This period at a good time from a busy schedule. Thanks for coming, sir. Our young champions and future of Indian boxing. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रावण मास की तैयारियों को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन सतर्क। श्रावण मास के आगमन को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंदिर के सीईओ विष्णु भूषण मिश्रा ने बताया है कि एक सप्ताह
पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ एक आंतरिक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए। सीईओ मिश्रा ने कहा है कि श्रावण मास में भारी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। उनकी सुविधा के लिए हम शीतल पेयजल, छाछ, गुड़, हल्के नाश्ते और छाव की व्यवस्था करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु को श्रद्धा और सुगमता के साथ दर्शन करने का अवसर मिले। श्रावण मास को लेकर एक तैयारी बैठक एक सप्ताह पहले मंदिर के आंतरिक उसमें हम लोगों ने कर लिया था पुलिस के साथ, जो मंदिर पुलिस है उनके साथ। इसके बाद फिर अभी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो यादव बंधु हैं, शिवसेना के लोग हैं या जो मधेशिया लोग हैं जो अलग से आते हैं यात्राएं लेकर, जिनकी पारंपरिक यात्राएं चलती हैं, उनके साथ भी कल एक बैठक कर ली गई थी। आज मंडलायुक्त वाराणसी महोदय की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और सभी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक कर ली गई है। मंडलायुक्त महोदय ने पूरा भ्रमण भी किया है और इसके अंतर्गत जो है जो विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि श्रावण के अवधि में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उनका ORS घोल है, ग्लूकोज है, शीतल जल है, गुड़ है, सूक्ष्म स्वल्पाहार, इन सबकी व्यवस्था की जाएगी। लोगों के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए जाएंगे, अलग अलग उनसे अपील जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए एक अपील यह भी है कि लोग अपना सामान अपने ठहरने के स्थान पर घर पर छोड़ कर आएँ, क्योंकि उस समय मंदिर और उसके आसपास का बैगेज काउंटर संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। और बाहर जो बैगेज काउंटर होते भी हैं, कई बार लोग बाहर निकलते हैं तो उस दुकान को खोजने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सामान खो ना जाए इसलिए लोगों से अपील की जाती है अपना सामान घर पर छोड़ कर आएँ। यह भी अपील की जाती है कि लोग खाली पेट ना आएँ, क्योंकि भीड़ की संभावना श्रावण सोमवार पर बहुत ज़्यादा होती है। 8 से 10 लाख की भीड़ अगर हो जाती है श्रावण सोमवार पे, तो वेटिंग टाइम 12 घंटे 13 घंटे तक का हो जाता है। इतनी देर लगातार लाइन में खड़े रहने और चलने के कारण व्यक्ति को थकान हो सकती है, फैटिक हो सकता है। तो कोलैप्स ना करे कोई व्यक्ति, कोई आदमी बेहोश ना हो, कोई आदमी खाली पेट रहने के कारण कमजोरी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए भी अपील की जा रही है कि लोग खाली पेट ना आएँ, खा पी कर अपने घर से आएँ, उसके बाद ही यहाँ दर्शन का लाभ लें। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर भक्तों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध रहेगा। लोगों का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, इसी के चलते पूरे श्रावण मास में सभी तरह का प्रोटोकॉल सस्पेंड किया जा रहा है। सभी संबंधित प्राधिकारियों को जहां से हमें प्रोटोकॉल प्राप्त होते हैं उनको यह अनुरोध पत्र भी प्रेषित कर दिया जा रहा है कि इसके बीच में कोई प्रोटोकॉल प्रेषित ना करें। श्रावण सोमवार को विशेष रूप से, अन्यथा पूरे श्रावण मास में स्पर्श दर्शन अथवा गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा, केवल पारंपरिक जुलूसों को छोड़कर। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। धौलपुर जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव से जनजीवन प्रभावित। जिले के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण हल्की बारिश में भी जलभराव हो जाता है और इस बार तो लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी बिगाड़ दिए। बाजारों, मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही। लोगों ने मांग की है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन तुरंत जल निकासी के उपाय करे, ताकि बारिश के चलते आमजन को राहत मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में धर्म आधारित आवास योजना में 15% आरक्षण पर केंद्र सरकार का विरोध। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धर्म आधारित आवास योजना में 15% आरक्षण दिए जाने के फैसले का तीखा विरोध किया है। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताते हुए कहा है कि भाजपा इस निर्णय को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती देगी।
राज जोशी ने कहा है, आज कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आवास योजना में 15% आरक्षण देने का फैसला किया है, जो पूरी तरह गलत है। इससे पहले भी सिद्धारमैया सरकार ने ठेकेदारी में 4% आरक्षण दिया था। अब ये नया फैसला फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। आज जो कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया है, रिलीजन आधारित, धर्म आधारित अन्य जो वस्ती योजना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम्स, उस स्कीम में 15% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि धर्म आधारित रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म, इट इज इलीगल, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इस गैर संविधानीय है और संविधान विरोधी भी है। तो पहले तो इन लोगों ने अभी, ये लोग आने के बाद, सिद्धरामैया एंड कंपनी आने के बाद राहुल गांधी के निर्देश पर कॉन्ट्रैक्ट में 4% देने का निर्णय किया। अभी 15% वस्ती योजना में, हाउसिंग स्कीम में देने का निर्णय किया है। ये जो इस कार्य से, इस हरकत से सामान्य लोगों का, सामान्य ओबीसी लोगों का, SC ST लोगों का जो हक है वो बाधित होता है। दैट विल बी इफेक्टेड, adversely affected. I strongly condemn this. They are trying to snatch the rights of the OBC, SC, ST and other general category poor people and handing over it as the principle and the policy of the appeasement of Congress party. Even they tried to make the reservation when UPA was there, in army also for the Muslim. And in many cases Supreme Court has struck down these decisions. Politically also we will fight, and need so after discussing with the others we will think about the fighting in the court of law also. बढ़ती है अगली खबर की ओर। एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान, शाहाबाद कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं का होगा सम्मान। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बताया कि आज शाम पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और नेताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शाहाबाद में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सांसद अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी और नेतृत्व की यह जिम्मेदारी होती है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके योगदान को पहचाना जाए। यह सम्मान समारोह उसी दिशा में एक कदम। देखिए, कार्यकर्ता सम्मान समारोह आज शाम में रखा गया है। शाहाबाद के हमारे सफल कार्यक्रम को जिन कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, हमारे जिलाध्यक्षों ने, हमारे अलग अलग जो नेता हैं जिन्होंने भी उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को सम्मानित करना पार्टी और नेता का दायित्व है, जिसको आज हम लोग शाम में पूरा करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने आने वाले आगामी कार्यक्रम बहुजन भीम संकल्प समागम जो 29 जून 2025 को होने जा रहा है राजगीर में, उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, कुछ जो जिले हमने चिन्हित किए हैं, विधानसभा चिन्हित किए हैं, वहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके उनको दिशा निर्देश और कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, इस बारे में हम लोगों ने विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष महोदय सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है और कैसे इस कार्यक्रम को हम शाहाबाद से बेहतर और बड़ा कार्यक्रम बनाएंगे, इस पे हम लोग का विचार विमर्श हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी हैं, पूर्व विधायक रहे हुए हैं, और इनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम शाहाबाद से भी बड़ा और उससे भी बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। बार बार चिराग पासवान जी को, चूँकि पूरे बिहार के नेता हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक शक्तियां हर बार उनको एक दायरे में बांधने की कोशिश करती हैं, एक समाज, एक वर्ग में बांधने की कोशिश करती हैं, जो कि हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसीलिए राजगीर में
हर वर्ग से, हर समाज से, हर तबके से नेता आकर के चिराग पासवान जी की बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को सुनेंगे और कैसे विकसित भारत बनाने में एक विकसित बिहार बनाकर उसका क्या योगदान हो, इस बारे में भी हम अपने नेता के बारे में उनके विचारों को सुनेंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम में जो भी महिलाएं, युवा, नौजवान, किसान, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, सभी को हमारा पूरा का पूरा बिहार का बिहारी समाज सुनेगा और आगे की पार्टी की क्या दशा और दिशा होगी बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव में, इस बारे में भी लोगों की बातों को रखा जाएगा, उनके विचारों को सुना जाएगा। एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी तैयारी मुझे लगता है कि पूरे के पूरे 243 सीटों पर ही होगी। जहां पर वो चुनाव लड़ेंगे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जहां चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को मजबूती से जिताने का प्रयास करेंगे। हमारे एनडीए में कुछ सीटों को लेकर के किसी दल की तैयारी नहीं है, सभी की तैयारी सभी सीटों पर है, ताकि जब चुनाव के रण में हम जाएं तब हमारी ताकत सभी के सभी 243 सीटों पर लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण फैसले पर भाजपा का हमला। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस फैसले को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा कल आवास योजनाओं में मुस्लिम आरक्षण पारित करना इस बात का आदर्श उदाहरण है कि संविधान को जेब में रखने वाले लोग किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए संविधान धार्मिक तुष्टीकरण के बाद दूसरे स्थान पर है। पात्रा ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय न केवल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह है वोट बैंक की राजनीति का प्रतीक भी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी ये प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की, वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। Constitution for the Congress party and particularly for the Gandhi family is secondary to religious appeasement. गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। यूनिट की जो दोगली नीति है और जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है, उस नीति को उजागर करने के लिए है। विषय गंभीर है और किस प्रकार से भारत के सोशल फैब्रिक को, भारत के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस का सदैव से रहा है, उसका खुलासा है। आप सभी जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में सरकार में है, सिद्धरमैया जी वहां के सीएम हैं, कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में
धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इन्वाइट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिरुमावल वन के बयान पर बवाल, बीजेपी नेता बोले हिंदू भावनाओं का अपमान। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर धर्म और पहचान की बहस तेज हो गई है। वीसीके प्रमुख थोल तिरुमावलवन द्वारा मंदिर में तिलक हटाने को लेकर दिए गए कथित बयान पर भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि किसी ने आपको मंदिर जाने या तिलक लगाने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन अगर आप मंदिर के अंदर ही तिलक को पोंछ रहे हैं तो यह हिंदू धर्म का अपमान है। जैसे टोपी मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, वैसे ही तिलक हिंदू धर्म की पहचान है। आप दरगाह जाते हैं, टोपी पहनते और मंदिर में जाकर तिलक हटाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप हिंदू भावनाओं का सम्मान नहीं करते। तिरुपति ने आगे आरोप लगाया कि वीसीके और डीएमके दोनों ही पार्टियां हिंदू विरोधी। Then where did you go? Nobody compelled you to go to the temple. Nobody asked you to compel you to wear this tilak. But in the temple itself, inside the temple itself, you are wiping it off. Means you are degrading, demeaning the Hindu religion. So it is a symbol. Tilak is a symbol of Hindu religion. Same way the skull cap is the symbol of the Muslim religion. So you go to one dargah there itself and wear a skull cap and you remove this tilak. What does it mean? You don't have respect for the Hindu sentiments, Hindu faith. That's it. You are a Hindu hater. You are an anti-Hindu. The entire VCK, DMK, all are anti-Hindu. This very clearly exposes Tirumavalam. Why did he go to Tirupati yesterday? Because there is a Hindu Murugar conference happening in Madurai day after tomorrow. So that is the reason. Just wanted to say that we are also devotees of Lord Muruga. It's a drama. It is in the name. It's a pseudo secular activity what these people are doing. That is why you remove the symbol of a Hindu religion, but you are proud of having the symbol of a Muslim. I don't mind, him wearing a skull cap, but can you throw that out? Like you wiped it off? No, you should not and you will not. Because you want Muslim votes, minority votes, because they vote in bulk. This is communal. That is why we say the VCK, the DMK, all are communal. Communal parties like this should be eradicated. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद का पीएम मोदी पर हमला, तेजस्वी सरकार बनाएगा बिहार, पूछा 12 सूत्रीय सवाल। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर है, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी यात्रा करार दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम के दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। प्रधानमंत्री बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तिवारी ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से 12 सूत्रीय सवाल पूछे और केंद्र सरकार से पिछले 11 वर्षों के कामकाज का हिसाब भी मांगा। प्रधानमंत्री फिर से बिहार के दौरे पर सिवान आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 12 चुभते हुए वाजिब सवाल पूछे हैं। हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब दे दें। 12 सवालों का तो जवाब दे नहीं पाएंगे, एक भी सवाल का जवाब दे दें। इधर उधर की बात करेंगे, 2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहाँ केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। ये सब पुराने ही योजनाओं को फिर शिलान्यास और उद्घाटन का जो ड्रामा करते हैं और जुमलेबाजी और झूठ की बौछार कर चले जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, ये बात सबको पता है।
5700 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे। वैशाली द्वेरिया रेल लाइन भी उसमें इंक्लूड। अरे वहाँ पर सारण प्रमंडल में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से काम किया था रेल मंत्री रहते हुए, रेल चक्का कारखाना आज तो विदेशों में वो जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही सारी 2015 से लेकर अभी तक जो पुरानी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं उसी को रिपैकेजिंग करके फिर वो करते हैं। अरे बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अपने 200 भाषणों में 2015 से लेकर आज तक, आज के पहले तक 200 भाषणों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादा किया, जो जो बातें कही, वो सिर्फ अवलोकन कर ले, इससे शर्मिंदगी महसूस होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपने कितना झूठ की भरमार की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में ध्वस्तीकरण पर बोले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली के कई हिस्सों में जारी ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि, और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोला है, उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों को सिर्फ राजनीतिक लाभ चाहिए, जबकि उन्होंने कभी दिल्ली के सुनियोजित विकास के बारे में नहीं सोचा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन लोगों को बस राजनीतिक लाभ चाहिए था और उन्होंने कभी शहर चलाने के बारे में नहीं सोचा। अगर हम घर देंगे और फिर भी लोग झुग्गी झोपड़ियां खाली नहीं करेंगे तो यह कैसे चलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार किसी के सिरे से छत नहीं छीनेगी, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाएगा। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है, फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य, आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सबके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गी वासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में समय से पहले मानसून की दस्तक, यूपी झारखंड के कई जिलों में अलर्ट। भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों में देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हुई है।
इससे लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिली। यूपी के लखनऊ से लेकर झारखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। झारखंड के रांची, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में बारिश जारी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रांची और खूंटी समेत प्रभावित इलाकों के विद्यालयों को गुरुवार से बंद कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे, जबकि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा जिले में 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। पीएम मोदी आज करेंगे सिवान का दौरा, 6000 करोड़ की परियोजनाओं की। पीएम मोदी आज बिहार के सिवान जिले का दौरा करेंगे। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य को लगभग 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इस दौरे के तहत प्रधानमंत्री कई प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें खास तौर पर नई वंदे भारत ट्रेन और एक रेल लाइन का उद्घाटन शामिल, जिससे राज्य के रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। पीएम की इस यात्रा को चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे विकास परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनियन को-ऑप बैंक घोटाले मामले में पूर्व चेयरमैन और कॉरपोरेट ग्रुप्स पर हुआ मुकदमा दर्ज। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले के आरोपों के अंतर्गत न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन वाइस चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी वाइस चेयरमैन गौरी भानु के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई के प्रभादेवी स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 24.93 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने आईपीसी के सेक्शन 406, 409, 418 और 120 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरे घोटाले में जांच एजेंसियों को पूर्व वाइस चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को सबसे बड़ा हाथ होने की जानकारी मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर। कर्नाटक में 15% मुस्लिम कोटे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। जम्मू कश्मीर कर्नाटक में 15% मुस्लिम कोटे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते हैं यह संवैधानिक और अवैध है, क्योंकि भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। कर्नाटक सरकार का यह फैसला स्पष्ट रूप से SC, ST, OBC और हिंदुओं के अधिकारों को छीनता है। कांग्रेस को केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वे इस तरह के असंवैधानिक फैसले ले रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा शशि थरूर के बयान पर वे कहते हैं कि कांग्रेस के पास ना तो सदस्य है और ना ही नीतियां। पार्टी ने अपना एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। उनका हर काम मुस्लिम लीग के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन हो गई। असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का कांग्रेस का फैसला SC और ST, OBC हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का फैसला है। SC, ST, OBC के अधिकारों को, उनके नौकरियों को ये छीनने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसे केवल वोट बैंक दिख रहा है। इसलिए वो संविधान को लताड़ कर गैर संवैधानिक निर्णय ले रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये है आपका मॉडल संविधान विरोधी? एक हाथ में तो आप संविधान लेके चलने का नाटक करते हो और अपने कर्मों से संविधान तोड़ने का काम कर रहे हो। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की, राहुल गांधी के आशीर्वाद वाली कर्नाटका की सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम में आरक्षण, धार्मिक आरक्षण देने की बात की थी। वो भी गलत फैसला था और ये भी गलत फैसला। शशि थरूर जी ने चुनाव प्रचार में अनदेखी को कांग्रेस का नेतृत्व को कहा कि मतभेद हैं। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया।
आज राहुल गांधी जो नीतियां चला रहे हैं ये मुस्लिम लीग की नीतियां हैं। इनका हर एक्शन मुस्लिम लीग के इशारों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन, कार्यहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा को मिली जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। कुशवाहा ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें पिछले 24 घंटे के भीतर 2 से 3 कॉल्स और एक धमकी भरा मैसेज मिला है। उन्होंने बताया कि कल मुझे 2-3 फोन कॉल्स और मैसेजेस मिले हैं जिसमें मुझे 10 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने दावा किया है कि वह बिश्नोई गिरोह से है। कुशवाहा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को सूचित किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। वहीं पीएम मोदी के आज बिहार दौरे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सिवान के लोग आज पीएम के आने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम जहां भी गए हैं उन्होंने उस क्षेत्र को विशेष उपहार दिए। आज सर क्या कहेंगे, पीएम मोदी का सिवान में कार्यक्रम है? नहीं, हम सब लोग सिवानवासी और अगल बगल के जिला के तमाम लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हाल के दिनों में जहां जहां बिहार में गए हैं बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दी। तो सिवान में भी कई तरह की सौगात प्रधानमंत्री जी देंगे, यह अपेक्षा है और इस बात को लेकर के खुशी है लोगों में। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए सिवान में उपस्थित हैं। सर एक छोटा सवाल, सर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कुछ गड़बड़ी चल रही है क्या? इस तरह की बातें विपक्ष लगातार, बंटवारे को लेकर अभी कोई बात ही नहीं हुई, तो गड़बड़ी चल रही है या नहीं चल रही कहां से आता है? जी, बातचीत की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बातचीत की शुरुआत होगी और एनडीए में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी जी, बिल्कुल सहज तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें कहेंगे कल शाम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की? देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और एसएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है धमकी बड़े शब्दों में, 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। सर कुछ और भी बताया क्या कि किन के बारे में अपना बोल रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें कही क्या उसने कि इनके खिलाफ ना बोले, इस तरह के? काम पुलिस का है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह पुलिस मांगेगी या नंबर तो हमने शेयर कर दिया है पुलिस को, उस नंबर पर पुलिस पता करेगी। किसने किया नहीं किया ये हम कैसे कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में NH 33 पर जमा कीचड़ हटाने के लिए प्रशासन सक्रिय। झारखंड लगातार बारिश और निर्माण कार्यों के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर जमा हुए कीचड़ और जलभराव से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है। प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए 3 उत्खनन मशीनों की मदद से राजमार्ग से कीचड़ हटवाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हाईवे पर जमा कीचड़ और जलभराव की वजह से उत्पन्न यातायात जाम की समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो गई है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन की त्वरित पहल की सराहना की। अगली खबर, जून को पुणे में प्रवेश करेगी पालकी यात्रा। पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के किए पुख्ता इंतजाम। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा इस सप्ताह पुणे में प्रवेश करेंगी। प्रशासन ने यात्रा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की है। पुणे ग्रामीण के पुलिस
अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने जानकारी दी है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 22 जून को पुणे ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जो 5 दिनों में 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वही संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा 23 जून को आएगी और 10 दिनों में 165 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस ने यातायात डायवर्जन, स्क्वाड टीमों और बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था की योजना तैयार की। नमस्कार। पालकी सोहला 2025 22 तारीख को संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी जो है वो पुणे ग्रामीण पुलिस दलाची जे हद्दी आहे उसमें प्रवेश करेगी और वहाँ से फिर 65 किलोमीटर का लगभग एक प्रवास करके सासवड़, जेजुरी, नेरा ये रास्ते में से होके लोणंद, सातारा जिले में प्रवेश करेगी। और ऐसे ही संत तुकाराम महाराज की जो पालकी है वो 23 तारीख को उर्ली कांचन इस जगह पे पुणे ग्रामीण पुलिस दल की हद्दी में आएगी और उसके बाद यवत, पाटस, आगे बारामती और इंदापुर, सराटी इस रूट से होते हुए अकलूज से फिर सोलापुर जिले में प्रवेश करेगी। ज्ञानेश्वर मौली की जो पालकी है वो पुणे ग्रामीण जिले की हद्दी में 5 दिन रहेगी, 4 दिन मुकाम रहेगा। संत तुकाराम महाराज पालकी जो है वो 10 दिन प्रवास रहेगा और उसमें से 8 जगह पे इनका मुकाम है। और ये जो 10 दिन का प्रवास है संत तुकाराम महाराज पालकी का वो लगभग 160-65 किलोमीटर है और जो ज्ञानेश्वर मौली पालकी का प्रवास है वो लगभग 65 किलोमीटर का है। तो इस वर्ष हमारी तरफ से जैसे हर साल पुलिस की तरफ से तैयारी की जाती है, बंदोबस्त जो है वो तैयार किया गया है। 4 तरह का इसमें बंदोबस्त हमने प्लान किया है। ट्रैफिक डाइवर्शन का बंदोबस्त है, उसके साथ पालकी के साथ जाने वाला बंदोबस्त है और विशेष टीम्स हमारी साथ में रहने वाली हैं, जहाँ पे जैसे ड्रोन की टीम है, तपास पथक है, महिला छेड़छाड़ विरोधी पथक है, ऐसे विशेष पथक और जो रोड ओपनिंग है वो पालकी के लिए वो भी एक टीम हमारी विशेष टीम रहने वाली है। इसके बिना जहाँ पे मुकाम रहेगा, विसावा रहेगा, जहाँ रिंगन रहेगा, उसके लिए एक विशेष बंदोबस्त अलग से तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ कार्यक्रम में की शिरकत। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने इस दौरान सिकल सेल से प्रभावित युवाओं से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारियों के प्रति गंभीर है और इसके इलाज व जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में यूनिसेफ के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र युवा भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेल्लारी में किसानों का प्रदर्शन, तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़ने की मांग। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किसानों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। किसानों ने तुंगभद्रा बांध से तत्काल सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि खेत सूखने की कगार पर है और यदि समय रहते पानी नहीं मिला तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने आरोप लगाया कि मानसून की देरी और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही है। विरोध के दौरान कई किसानों ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग भी की। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।